मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों। कल मैंने आपको प्रतिस्थापन समाकलन समझाए थे। अब इसी कड़ी में समाकलनों के अंतर्गत अगला चैप्टर समाकलनों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म हैं, इनसे शुरू होता है। देखिएगा वो क्या कौन कौन से गुणधर्म हैं जिनके द्वारा हम समाकलनों को आसानी से हल कर सकते हैं और भी सरल तरीके से और भी सूक्ष्म तरीके से हल कर सकते हैं। तो वो कुछ गुणधर्म में यहाँ पर आपकी किताब में वो प्रिंट है, मैं यहाँ पर उनका सारा आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला गुणधर्म ये है, देखिएगा कि E0 a to b fx का dx इक्वल टू a to b ft का dt। अर्थात यदि हम किसी फलन को एक चर से दूसरे चर में परिवर्तित कर देते हैं तो इस प्रकार से हम उसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। पोस्टुलेट P0 से a to b fx का dx इक्वल टू a to b ft का dt। ये मैंने आपको अभी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन में समझाया भी था, कोई एग्जाम्पल हल भी किए थे, कोई कठिन बात नहीं है। उसके बाद नंबर दूसरा जो गुणधर्म है वो है P1 a to b fx का dx इक्वल टू माइनस b to a fx का dx। अर्थात हम उसके लिमिट को चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस b to a fx dx हो जाएगा। और इसका एक विशिष्ट वो है समाधान है, वो है यदि a to a fx dx हम किसी फलन का करेंगे तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। नंबर तीसरा P2 जो है गुणधर्म a to b fx का dx इक्वल टू होगा a to c fx का dx प्लस c to b fx का dx, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और c क्या है, a तथा b के बीच में। c लाइज बिटवीन a to b, c a और b के बीच में कोई संख्या है। यदि माना मैं उसके अंतराल को, माना जो अंतराल a to b है इसको मैं दो अंतरालों में बांट दूं, a to c और c to b, तो ये हो जाएगा a to b का fx dx इक्वल टू होगा a to c fx का dx प्लस c to b fx का dx। चलिए उसके बाद अगला गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म P3 से इसको संबोधित किया गया है। a to b fx का dx इक्वल टू होगा a to b f a प्लस b का x माइनस a प्लस b माइनस x का dx। और इसी से जुड़ अगला इसका जो रूप है वह है a to b P4 0 to a fx का dx बराबर 0 to a होगा ये, हाँ जहाँ पर गलत 0 to a f a माइनस x का dx। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसका अधिकतर अनुप्रयोग इसका आपको आपके इस एक्सरसाइज में मिलेगा। P2 का उपयोग ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, उपयोग तो लगभग सभी का होगा लेकिन मुख्यतः जिनका अधिकतर उपयोग है P2 P4। तो 0 to a fx का dx बराबर होगा 0 to a f a माइनस x का dx। और जो ये P4 है ये P3 का ही एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर आप देखिएगा a to b fx का dx है, a प्लस बी एक्स माइनस एक्स का dx है। यहाँ पर 0 to a है तो यदि मैंने a और b की जगह मैं 0 to a रखूँ तो a माइनस एक्स का dx ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है ना। P5 है 0 to 2a fx का dx बराबर होगा 0 to a fx का dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स का dx होगा। P6 होगा 0 to a fx dx बराबर होगा 2 इंटू 0 to a fx का dx यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो fx, ठीक है ना। यह P6 जो है P5 का ही दूसरा रूप है ना। और यदि माना यहाँ पर ये 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 to a fx का dx इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ये ध्यान देना आप, यहाँ पर निर्भर करेगा इस पर f 2a माइनस एक्स सम है या विषम है। यदि f 2a माइनस एक्स बराबर fx है अर्थात सम है तो ये 0 to a fx dx हो जाएगा। यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आता है, विषम प्राप्त होता है तो ये शून्य हो जाएगा। P7 माइनस a to a fx का dx बराबर होगा 0 to a fx का dx। यदि f एक सम फलन है, सम फलन अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू fx है और माइनस a to a fx का dx बराबर 0 होगा। यदि f एक विषम फलन है अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है, ठीक है ना। तो ये 7 जो गुणधर्म है इनका आपने उपयोग करना है। आपकी किताब में इनकी व्युत्पत्तियाँ दी हुई हैं, बहुत सरल हैं, आसान है। जो अब तक पढ़ाया गया है आप उनसे उनका मिलान करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यतः परीक्षा में आपसे इनकी व्युत्पत्तियाँ भी नहीं पूछी जाएंगी, सवाल ही इन पर पूछे जाएंगे।
तो आप इनको याद रखें। मैंने जैसे आपको बताया सब ये नंबर P4, P2, P4 और ये तुम्हारा P6 और P7 इनका अधिकतर उपयोग आपके सामने आएगा। अब कैसे हम इन एक्सरसाइजेज को करेंगे, मैं कुछ एक उदाहरण आपके सामने करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास आती है एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11 में पहला सवाल कह रहा हूँ 0 to π/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स का dx। आपने लिखा माना I बराबर 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स का dx। ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमितीय फलनों में जहाँ पर ये वर्ग पद इस प्रकार के पद आते हो तो सिंपल है, जब cos स्क्वायर एक्स आएगा तो π/2 माइनस cos थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा होगा। तो यदि मैं इस पे P4 यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। आसान हो जाएगा तुमको करना, इसको आप कंडीशन 1 मान लो। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको मैं लिख सकता 0 to π/2 cos एक्स का dx cos एक्स होल कर I बराबर में लिख सकता हूँ 0 to π/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको समझा रहा हूँ cos एक्स के होल स्क्वायर का dx। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cos एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऐसे साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है ना। तो cos एक्स का होल स्क्वायर dx आपने इसको लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्यों? मैं इसमें रूल का यूज किया 0 to a एफ एक्स का dx बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स का dx। P4 जो था, जो आपका गुणधर्म P4 है, उसका उपयोग किया मैंने 0 to a एफ एक्स का dx इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स का dx। तो यहाँ पर a की जगह कितना है भाई π/2, तो मैंने क्या cos π/2 माइनस एक्स का dx कर दिया, है ना। I बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 to π/2 cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। क्यों? क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है ना। अभी क्या हो गया, I बराबर हो गया 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स का dx। इसको लिख दो इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर क्या हो जाएगा I प्लस I लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स का dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स का dx। ये आ गया। ये जगह 2i इक्वल टू कितना हो गया, देखो। अब देखो समाकलनों के बीजगणित से चलिएगा, ये दोनों फलनों का समाकलन क्या होगा 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है ना। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया भाई 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जहाँ तुमको बताया था वहाँ पर बताया था। ठीक है ना। अब क्या आ गया भाई 2i बराबर 1 का dx मान x, लिमिट क्या होगा 0 to π/2, ये है 2i इक्वल टू जाएगा π/2 माइनस 0, 2i बराबर π/2, i बराबर कितना होगा π/4, और ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप इन गुणधर्मों का उपयोग करके इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपने करना है। आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर में रखिएगा, ये माना cos स्क्वायर एक्स है, तो आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को कितना होता है 1 होता है ना। तो अभी ये इसको π/2 माइनस cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा होता है,
आपने इसमें गुणधर्म 4 का उपयोग किया, इस प्रकार से 2 समीकरण बने, इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, प्रश्न आसानी से हल हो गया। दैट्स ऑल। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ऐसे ही करना। इसमें ये हो जाएगा इसको I बराबर 0 to π/2 साइन अंडर रूट साइन एक्स बट अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स का dx लिखना, और तब वही करना इसमें रूल P4 का यूज़ करते हुए 0 to a एफ एक्स का dx बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स का dx। ये हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। तुम जानते हो साइन π/2 माइनस एक्स माइनस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, कॉस थीटा, और कॉस π/2 माइनस एक्स माइनस थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो सवाल नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, यही रूल P4 का यूज़ करते हैं। अब आपके पास आता है अगला सवाल जो थोड़ा इससे हट करके है, वो है सवाल नंबर 5 और 6। तो मैं 5वां सवाल आपको करा रहा हूँ। पहला 5वां सवाल लिख रहा, वो कह रहा है आपको समाकलन निकालना है -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 का dx। I बराबर -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 का dx। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको मॉडुलस x प्लस 2 एक मापांक फलन है, और मापांक फलन का मान आप किस प्रकार से परिभाषित होता है लिखेंगे, यहाँ मॉडुलस x प्लस 2 एफ एक्स बराबर मॉडुलस x प्लस 2 एक मापांक फलन है। जब मापांक फलन है तो इसका मान किस प्रकार से परिभाषित होगा, एफ एक्स बराबर होगा, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू होगा x प्लस 2 होगा। कब, यदि x का मान क्या होगा, जो इसका जो देखो ये अंतराल है ना -5 to 5 है, तो जब इसका मान होगा ये धनात्मक का प्राप्त होगा जब x का मान ऋण 2 से बड़ा प्राप्त होगा, ठीक है ना, ऋण 2 से प्राप्त होगा जब, तो अर्थात x का मान क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 5, तब इसका मान क्या होगा, x प्लस 2 धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात हम इसको x प्लस 2 लिखेंगे, इस इक्वल टू 2 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 0 आएगा, यदि हम x बराबर 2 होगा, ऋण 2 होगा तो 0 आएगा, ऋण 2 से 5, और x प्लस 2 ऋणात्मक होगा यदि x का मान ऋण 5 या ऋण 5 के बराबर से अधिक और ऋण 2 से छोटा हो, तो क्या होगा, इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। और चूंकि आई मापांक फलन है, ऐसा यह क्या हो, इसका मान धनात्मक करने के लिए हम इसके बाहर ऋण चिन्ह लगाएंगे, है। यहाँ पर देखिएगा, चूंकि अंतराल ये वो है ना -5 to 2 में x का मान क्या होगा, -5/2 में x का मान क्या होगा जी, हम मैंने -5 से -2 के बीच रखते हैं इसका मान, है ना, जिसका मान क्या होगा में x का मान सॉरी x प्लस 2 का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, इस अंतराल में देखो -5/2 to π/2 में -5 to -2 में इसको हमको ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये धनात्मक प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार बांटेंगे, इसलिए क्या होगा, I बराबर -5 to +5 x प्लस 2 का dx, ये दो अंतरालों में बढ़ जाएगा, -5 to -2, और इस अंतराल में चूंकि फलन का मान क्या है -x प्लस 2 होगा का dx, प्लस दूसरा अंतराल हो जाएगा 2 से अधिक और 5 तक, -2 से अधिक और 5 तक, इसमें फलन का मान क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, है ना। जब x का मान -2 से अधिक रहेगा, -2 से अधिक रहेगा मतलब 1.99 समथिंग जो रहेगा, -2 से अधिक माने -2 से अधिक कौन होगा, -1.99 -1.98 और सो ऑन,
फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब के सब क्या है, ये -2 से अधिक तो है ये, है ना। जब इनका मान x का मान इन वैल्यूज के बीच में होगा, यहाँ से x बराबर इतना हो, तो क्या होगा भाई, इसका मान 2 से वो है, अधिक है ना। और ऋण इसलिए क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली धनात्मक होता रहेगा, है ना। तो इस अंतराल में जबकि x का मान ऋण 2 से अधिक है, तो निश्चित तौर पे मॉडुलस x+2 का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, जिसे f(x) बराबर x+2 से परिभाषित होगा। और जब x का मान -2 से कम हो, है ना, -2 से मतलब ये -2 से कम हो, मतलब जैसे माना -2.01, -2.002 या -3 सो ऑन, यदि x के मान यदि होते हैं तो क्या होगा, x+2 इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, है ना। और चूंकि x+2 क्या है, एक मापांक फलन है, इसलिए हमको इसका मान क्या आएगा, जिसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए हमको क्या करना है, f(x) बराबर इसके आगे ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा x+2 किस अंतराल में, जबकि x का मान क्या है, ऋण 5 से अधिक और ऋण 2 से कम है, ठीक है ना। इसलिए इस अंतराल में हम इसको -f(x) से वो करेंगे। इस प्रकार ये क्रिया मैंने तुमको समझाने के लिए लिखी है यहाँ पे, इसको आप लोग समझ लें। तो हमने कहा कि ये अंतराल -5 to 5 जो 2 अंतरालों में बढ़ जाएगा। एक अंतराल होगा -5 to -2 जिसमें कि फलन क्या होगा, का मान -x+2 से परिभाषित होगा, और दूसरा अंतराल -2 to 5 जिसमें फलन का मान धनात्मक x+2 से परिभाषित होगा। अब चलिए हो गया सवाल, क्वेश्चन यहीं पे हल हो गया। I बराबर हो जाएगा, देखो पहला फलन है -5 to -x/2, -5 to -2 x+2 का dx प्लस -2 to 5 x+2 का dx। अब चलिए साहब, यहाँ पर ऋण चिन्ह बाहर है, इसका समाकलन क्या होगा भाई, ये जगह x²/2 + 2x और लिमिट रख देंगे -5 -2, और इधर इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x²/2 होगा x का, और +2 का होगा 2x, और इसकी लिमिट भी हम रख देंगे -2 to 5। अब रख दीजिएगा साहब, इनकी वैल्यू रख दिएगा, माइनस साइन तो बाहर है ही, है ना। तो मैं इसके बाहर इसका ये रखता हूँ, मैं लिखता हूँ -2 का स्क्वायर/2 + 2 × -2, ये मैंने पहली वैल्यू रखी माइनस। अब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, ये होगा -5 का स्क्वायर/2 + 2 × -5। ये पहला वाला मैंने ये सॉल्व किया, ये इस वाले के लिए आया है। अब इसको कर रहा हूँ मैं, प्लस 5 का वर्ग बटे 2, 2 गुणा आ गया 5, माइनस 2 का वर्ग बटे 2 प्लस 2 × -2। अब चलिए साहब, इसको मैं आगे अगले स्टेप में सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखें, कभी कभार कॉपी हिल जा रही तो आप परेशान ना हो, वहाँ पर आप परीक्षा कर लें। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे सब देखिए, बराबर हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर में रख रहा हूँ, ये 2 दूनी 4 बटे 2, ऋण 2 दूनी 4, ऋण यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25 बटे 2, ऋण 10, ये पहले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, प्लस 25 बटे 2 धन 10, ऋण
ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2 ऋण 4, ये हो गया। अब इसको आगे हल कीजिएगा, ये होगा ऋण 4/2 माने 2 ऋण 4 ऋण, इसको 2 एलसीएम लेंगे तो 25 ऋण 20 धन, यहाँ पर मैं 2 एलसीएम लूँगा 25 धन 20 ऋण 2 ऋण 4, ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह इसके आगे बाहर है। ऋण 2 ऋण 5/2 धन, ये जाएगा 45/2 ऋण ऋण 2 का धन 2, ये हो जाएगा ऋण 2 एलसीएम लूँगा 2 दूनी 4 ऋण 4 ऋण 5 धन, यहाँ पर 2 एलसीएम लूँगा 45 धन 4, ये हो जाएगा। अभी धनात्मक को आगे देखिएगा 49/2 ऋण 5 4 9, ये भी ऋण ऋण धन हो जाएगा 9/2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 58/2 यानी 29 है ना। और ये आपका समाकलन आ गया। इस तरह से आप इस समाकलन को कर सकते हैं। आई की वैल्यू आ गई इसमें 29। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जहाँ पर मापांक फलन हो आप फलन को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, और बाकी सिंपल आपने इंटीग्रेशन कर देना। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब इसमें मैं अन्य प्रश्नों को देखता हूँ, कोई और प्रश्न होगा तो मैं उसको करवाता हूँ। सवाल नंबर 6 भी ऐसे ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x - 5 = 0 यानी x = 5 एक ऐसा बिंदु है जो इसको 2 अंतरालों में बांटता है। देखो यहाँ पर जब x का मान 2 से और 5 के बीच में है, तो यदि x का मान हम 2 से अधिक और 5 के बीच में रखेंगे तो x - 5 क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। और ऋणात्मक प्राप्त होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर फलन f(x) = -x - 5 से परिभाषित होगा। और जब x का मान 5 से अधिक और 5 से 8 के बीच में है तो फलन क्या होगा, धनात्मक होगा। x - 5 क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः f(x) = x - 5 से परिभाषित होगा। इसको भी आप कर लेंगे। सवाल नंबर 7वां, ये कह रहा है 0 to 1 x × 1 - x की पावर n का dx। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 to 1 1 - x को आप ऐसा करना, इसको t से प्रतिस्थापित कर देना है ना, तो x = हो जाएगा t - 1। तो इस तरह से ये भी हल हो जाएगा, आसानी से कर लोगे इसको। x - 1 को आप क्या करेंगे, t रख देना यहाँ पर। सवाल नंबर 7 में। अब चलिए साहब सवाल नंबर 8वां, चलिए 8वें में है 1 log 1 + 10x का dx 0 to π/4 log 1 + 10x का dx है। सिंपल है, इसमें भी जो रूल 4 है उसका उपयोग करना, एक्सटेंशन करना, ये भी हल हो जाएगा। सवाल नंबर 9, x × √2 - x x × √2 - x, यहाँ पर भी आप सीधे रूल 4 का यूज़ करेंगे तो आपको इसको करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा करना, आप इसको देखते रहना। यदि कोई क्वेश्चन आपकी ऐसी दुविधा पैदा करे जहाँ पर परेशानी हो तो आप मुझे पूछ देना। कम से कम सवाल नंबर 11 तक आप लोग कर सकते हैं, तब उसके बाद मैं आपको कल बताऊँगा। धन्यवाद।